क्या सरकार का संसद से पेपर लीक बिल पारित कराना महज एक छलावा और आंखों में धूल झोंकना है? क्या सरकार पेपर लीक बिल पारित करा करके और साथ ही साथ में वंदे मातरम बिल पारित कराने के बाद में असली फोकस अपनी उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कर चुकी है जिसे वो पारित कराने के लिए बंगाल चुनाव के पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है? तो क्या परिसीमन बिल और डिलिमिटेशन सरकार के उस बिल को पारित कराने के बीच में जहां सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी, मगर अचानक सरकार का सपना टूटता हुआ कैसे दिख रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है इस मायने में क्योंकि सरकार भले ही चारों तरफ से घिरी है, लेकिन सरकार का मकसद मोटिव इन तमाम चीज़ों में अपनी छवि को ठीक करना था ही नहीं, क्योंकि सरकार उस बड़े टारगेट की तरफ देखती हुई आ रही है जिस बड़े टारगेट को हासिल करने के बीच में अगर छोटी छोटी क्षति भी पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान जैसे 4 मंत्रियों को हटाना भी पड़े, सैक करना पड़े, तो सरकार उसको करने से गुरेज नहीं करेगी। अब आप देखिए ना, अभी तक दोस्तों एक क्रोनोलॉजी समझिए कि पेपर लीक की घटना, अभिजीत दीपिके का अमेरिका से दिल्ली पहुंचना और सोनम वांगचुक का अनशन पर बैठना और सोनम वांगचुक के अनशन को 15 दिन हो जाना, सरकार ने इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कौन से छात्र, कौन से जेनजी, कौन से वांगचुक, कौन से अभिजीत दीपिके, सरकार ने तो खुद ही बिठा दिया अभिजीत दीपिके को उस वक्त। लेकिन उस बीच में जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी और उस पूरे मामले में सरकार और संघ जिस तरीके से बैकफुट पर गया, भले ही इसमें लोग लखनऊ और दिल्ली के क्लैश के भी कुछ एंगल निकालते हों, मगर ओवरऑल जनता के बीच में छवि तो सरकार की डैमेज हुई। और उन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार का फोकस बंगाल चुनाव के बाद से ही या उससे पहले से ही परिसीमन बिल को लेकर उसे पारित कराने पर लगा रहा। टीएमसी को तोड़ना हो, उद्धव ठाकरे के सांसद की पार्टी तोड़नी हो, फिर शरद पवार के लोगों को अपनी तरफ लाना हो, यहाँ तक कि डीएमके के सांसदों से एक बार्टर सिस्टम में, ठीक है आप मत आइए मगर आप वॉकआउट कर जाइए, उस स्तर पर भी अगर सरकार का जमीनी स्तर पर तैयारी करना हो। और बीते दिनों अभी यह खबर आई थी, यानी कि जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन पहले तक यह खबर थी कि सरकार के पास में महज 6 से 7 सांसदों की कमी है, बाकी सरकार ने सबको अरेंज कर लिया है। मगर दोस्तों इस बीच में जैसे ही सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया, हर तरफ जेनजी छात्र आंदोलन, पुलिस या लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता, और फिर संसद में पेपर लीक बिल को पारित कराना, सरकार आश्वस्त हुई। लेकिन इसी बीच में खबर आई कि सरकार के पास में महज 7 नहीं, अभी भी सरकार के पास में 27 सांसदों की कमी है, भले ही सरकार ने सब कुछ चीजें अरेंज कर ली हो। तो सरकार आखिर कंफ्यूज है इस बीच में, किसी एक मुद्दे को लेकर के सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही है। यह सरकार इन तमाम चीज़ों को एक तरीके से मछली के चारे की तरह अलग अलग अंदाज में फेंक रही है, जिसमें विपक्ष और देश की जनता फंसी रहे और सरकार अपने उस टारगेट को अचीव कर ले। मगर दोस्तों 27 सांसदों की कमी मामूली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी ने उस बात का जिक्र किया है कि संसद का मॉनसून सत्र और उसमें डिलिमिटेशन का पारित हो जाना दरअसल इस देश की दशा दिशा, राजनीतिक पूरी दशा दिशा है, उसको बदल करके रख देगा। इसीलिए दोस्तों चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, अभी 24 घंटे पहले शरद पवार का एक क्लियर मैसेज था कि हम शरद पवार के एनसीपी और अजीत पवार या सुनेत्रा पवार के एनसीपी एक नहीं होने जा रही है, उन्होंने साफ कर दिया। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार वाली एनसीपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों से गलबहिये करते हुए दिखाई दे रही है, भले आधिकारिक तौर पर उनका साथ अभी मिला नहीं हो, वो हो। अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बात भी सामने आ गई, कह रहे हम तो जैसा समझते थे सरकार वैसी नहीं है, अनबीटेबल नहीं है, जरा सी जद्दोजहद करो सरकार घुटनों पर आ सकती है। लोग 2029 के राजनीतिक आईने में देखने लगे मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि खेल बिगड़ गया है डिलिमिटेशन का।
नहीं पारित करा सकती है सरकार डिलिमिटेशन, तो फिर उसमें किन किन लोगों ने सरकार को गच्चा दिया बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले 28 और 29 जुलाई बेहद महत्वपूर्ण रहा। पेपर लीक वाला बिल 28 जुलाई संसद में 9 घंटे की चर्चा हुई और 29 जुलाई को जिस अंदाज में चर्चा हुई, जिस अंदाज में राहुल गांधी को बोलने, उनकी पूरी बात रखने नहीं दी गई और जिस तरीके से संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी कि भले ये बिल पारित हो गया, क्या इस बिल के पारित होने से पेपर लीक होना रुक जाएगा? क्या उसमें ऐसे प्रावधान है? अरे इसमें तो प्रावधान है कि पेपर लीक हुआ तो उसके बाद क्या होगा, सजा कैसे होगी, क्या चीजें होंगी, सुधार क्या किए गए। दोस्तों पेपर लीक संशोधन विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सजा और कड़ी कर दी गई। विपक्ष तो और कड़े कानून चाहता था, मगर सरकार ने अपने हिसाब से बदलाव करके कानून को सख्त करने की खानापूर्ति कर दी। खानापूर्ति तो 2024 में भी की थी, ऐसा कानून लाई थी जिस पर ये कह रही थी सरकार की पेपर लीक अब किसी जन्म में कोई नहीं करा सकता, मगर होता रहा लीक। दोस्तों आपको जल्दी से इस बिल के बारे में बता देते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें है। पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल है, 50 लाख रुपयों तक का जुर्माना है, संगठित पेपर लीक गिरोह पर 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड है, प्रत्येक राज्य में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होगी, ऐसे मामले में जांच 2 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई केवल विशेष अदालतों में होगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके। ये कुछ बड़े बड़े उसमें बिंदु थी। अभी विधेयक तब पारित हुआ जब हाल में ही देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर के छात्र आंदोलन हुआ था। सीजेपी से लेकर के राहुल गांधी के लोग और कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई, एनएसयूआई इकाई, सब ने लगातार किस तौर पर आंदोलन किया, सरकार को कैसे घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया और कैसे उसको दबाने के लिए सरकार ने किस तौर पर बल का प्रयोग किया, यहां तक कि पैलेट गन और बिहार में तो AK-47। मगर दोस्तों दरअसल सरकार ने पेपर लीक मामले पर खानापूरी करते हुए बिल पारित करा दिया ताकि इस मामले से छुटकारा मिल सके, मगर इतना आसान नहीं है। और उसके बाद असली बिल डिलिमिटेशन पर फोकस कर सके। मगर मुद्दे को मोड़ने के लिए सरकार ने वंदे मातरम का बिल भी ले आई, क्योंकि वंदे मातरम में बहुत फ्लेवर है। बहस गर्मा गर्म होगी और हुई भी, और ऐसी बहस उस पर सरकार को लगा था कि पेपर लीक, शिक्षा से जुड़ी बातों और उन तमाम चीज़ों पर सरकार जिस पर जिसे घेरा जा रहा था वो सब कुछ साइड हो जाएगा। मगर ये सरकार की गलतफहमी हुई, क्योंकि जो कुछ हुआ और संसद में ऑन रिकॉर्ड जो कुछ इस पर कहा गया, बीजेपी, मोदी, शाह और उनके राजनीतिक पूर्वजों को लेकर जिस अंदाज में घेरा गया, सरकार उससे बैकफुट पर गई। किस तरीके से, आइए जरा सुनाते हैं इस धाकड़ सांसद को संसद में किस तरीके से सत्ता पक्ष की बोलती बंद की है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कह सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज। हेडगेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं।
कीजिए, मैं अपनी बात को समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, हाँ मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं, नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं आप विषय पर नहीं बोल रहे, आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज प्लीज, आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज, मैं बात अपनी रख रहा हूं। बोलिए, मैं मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए, आप समय से मातृभूमि की वंदना, हाँ। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके पर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले बोले संजय जी, बोले कंट्रोल करें, बोले आपको अधिक समय मैंने दिया, कंट्रोल करें। आप बोले संजय जी, प्लीज। नहीं मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए, हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। माननीय। तो सवाल ये है कि सरकार ने पहले अनसुना करके, अनदेखी करके, फिर मजबूर होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला करके, और अब ये पेपर लीक बिल पारित करा करके, वंदे मातरम बिल पारित करा करके, अब सरकार डिलिमिटेशन को लेकर जो सोच रही थी, क्या बीते 4 दिनों के भीतर वो स्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें उसके डिलिमिटेशन वाला सपना भी चकनाचूर हो गया? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।